Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's MCQ session number 169 for upcoming nursing recruitment exam like AIMS NORCET. Our first question is Mrs. A comes to your health and wellness center with the complaint of decreased fetal movement. What is the first thing you will do? एक प्रेग्नेंट क्लाइंट आपके पास हॉस्पिटल आती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आती है और वो कहती है कि उसे फीटल मूवमेंट्स महसूस नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, एडवाइस फॉर यूएसजी, आप उसे अल्ट्रासोनोग्राम करवाने के लिए कहेंगे, सोनोग्राफी करवाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली रेफर टू हर टू नियरेस्ट एफआरयू, आप इसे फर्स्ट रेफरल सर्विस सेंटर तक रेफर कर देंगे। एब्डोमिनल पाल्पेशन करेंगे या फिर उसे एडवाइस देंगे कि कम से कम वो 2 दिन रेस्ट करे। किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को उसके बेबी की फर्स्ट मूवमेंट का फील होना क्विकनिंग कहलाता है और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है ये मूवमेंट बढ़ती ही जाती हैं। किसी वुमेन के द्वारा एवरेज पूरे दिन में कम से कम 10 बार फीटल मूवमेंट को फील करना मिनिमम ज़रूरी है। इससे कम होने पर या फीटल मूवमेंट्स के नहीं होने पर प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की फीटल मूवमेंट कम है या फिर उसकी हार्ट रेट असेसमेंट करने पर कम मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इस सिचुएशन में हमें बिना देर किए क्लाइंट को जो आस-पास हायर सेंटर है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है, वहाँ पर तुरंत रेफर कर देना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन। यहाँ पर वर्ड आया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2018 में फरवरी 2018 में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज सभी लोगों के लिए पहुंचाने हेतु जितने भी सीएससी थे और सॉरी जितने भी सब सेंटर्स थे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, सब सेंटर्स और पीएससी थे, उन्हें कन्वर्ट कर कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया गया। फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा करीबन 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने का उद्देश्य बताया गया और इसको बनाने के लिए जितने भी सब सेंटर्स थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, उन्हें अपग्रेड कर दिया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। और ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत रन होते हैं। इन सेंटर्स के द्वारा हम लोगों को उनके लोकल एरियाज़ के अंदर ही बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड की रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर है, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, फ्री एसेंशियल ड्रग्स दिए जाते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं। ये सभी काम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ following delivery, HCG disappears from the circulation within. डिलीवरी के बाद कितने समय पर HCG हार्मोन सर्कुलेशन में नहीं पाया जाता? 1 महीने बाद, 6 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद। The right answer is option D, after 2 weeks. डिलीवरी के 2 सप्ताह बाद मैटरनल सर्कुलेशन में एचसीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस हार्मोन को मैटरनल सीरम या यूरिन में किस समय आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद
लगभग 8 से 10 दिन तक के बाद हम 8वें से 10वें दिन हम इसे यूरिन में आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एचसीजी का मैक्सिमम लेवल किस एज पर होता है, तो आप बता सकते हैं 60 से 70वें दिन प्रेगनेंसी के 60 से 70 दिन पर एचसीजी हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है। और इस क्वेश्चन में आंसर में हमने बता ही दिया कि एचसीजी डिसअपीयर कब होता है, तो 2 वीक की डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय, इनमें से किन सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन किया जाता है? चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, फंडिक सेल्स या फिर मास्ट सेल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, ऑक्सेंटिक सेल्स। हमारे स्टमक एरिया के अंदर ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पैराइटल सेल्स या डेलोमॉर्फस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इन सेल्स के द्वारा विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन किया जाता है। अगर स्टमक की ऑक्सेंटिक सेल्स विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करना चाहती हैं, तो इस चीज के लिए उन्हें इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होगी। और इस इंट्रिंसिक फैक्टर की पर्याप्त मात्रा क्लाइंट में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कराएगी, जिससे कि क्लाइंट को पर्नीशियस एनीमिया कंडीशन डेवलप नहीं होगी। हमारी जो चीफ सेल्स होती हैं, उनके द्वारा पेप्सिनोजन सब्सटेंस का सिक्रीशन किया जाता है। याद रखिएगा, पेप्सिनोजन का सिक्रीशन स्टमक की चीफ सेल्स के द्वारा किया जाता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is caring for a patient admitted with multiple trauma fractures including the pelvis, femur, and ulna. Which finding should be reported to physician immediately? अगर किसी क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ और उसमें पेल्विक फीमर और अल्ना बोन्स के अंदर फ्रैक्चर है, तो इस पेशेंट के अंदर इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप तुरंत डॉक्टर या फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे? हिमेचूरिया, मसल स्पाज्म, डिजीनेस, नोजिया? Nausea, vomiting, it's not a big issue to inform the doctor इन दिस सिचुएशन। डिजीनेस का मतलब सिंपल होता है चक्कर आना, वर्टिगो होना। मसल स्पाज्म का मतलब है मसल्स में ऐंठन आना, मरोड़े आना। और फाइनली ऑप्शन ए बचता है हमारे पास, जो कि सही आंसर भी है, हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस। अगर किसी क्लाइंट को पेल्विक एरिया के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, पेल्विक एरिया में चोट लगी है और उसके ब्लड में यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेल्विक फ्रैक्चर के कारण कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर भी इंजर्ड हुआ है, उसमें रप्चर हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कॉज हो सकती है। इसलिए पेल्विक फीमर अल्ना एरिया में पेशेंट में फ्रैक्चर है, तो हो सकता है कि क्लाइंट में ब्लैडर इंजरी हुई हो। इस चीज का हमें तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीटस टू वन अनदर इज कॉल्ड। किसी फीटस के बॉडी पार्ट्स का उसी के दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ रिलेशन क्या कहलाता है? बच्चे के अंगों का आपस में रिलेशन क्या कहलाता है? लाई, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, एटीट्यूड ऑफ फीटस, पोजीशन ऑफ फीटस?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एटीट्यूड ऑफ द फीटस। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे बच्चे का सिर, बच्चे के हाथ पांव उसके सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी की तुलना में फ्लेक्स्ड रहते हैं, तो ये बच्चे का एटीट्यूड कहलाता है। लाई क्या होता है? बच्चे का लॉन्ग एक्सेस मदर के लॉन्ग एक्सिस की तुलना में किस जगह पर मौजूद है, ये चीज लाई कहलाता है। दोनों का, मदर का और बेबी के लॉन्ग एक्सिस का कंपैरिजन लाई कहलाता है, और बच्चे के बॉडी पार्ट्स का उसी के दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ में रिलेशन एटीट्यूड कहलाता है। दोनों ही टर्म्स को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all of the following provide passive immunity to the infant except। इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन द्वारा बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करवाई जाती? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। अगर शरीर के अंदर कोई डिजीज डेवलप हो रहा है तो हमारा शरीर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी खुद खुद तैयार करेगा और इस डिजीज को नहीं होने देगा। इसके कारण बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर माँ के शरीर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में एंटीबॉडीज पहुंच रहे हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी का सिंपल मीनिंग है कि बच्चे द्वारा, पर्सन द्वारा खुद से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करना। मदर जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ब्रेस्ट मिल्क के साथ बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन ए का ट्रांसफर भी देखने को मिलता है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज के द्वारा भी हम डायरेक्टली बाहर से तैयार की हुई एंटीबॉडीज को पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर ऑफ अ वैक्सीन इज। किसी वैक्सीन पर लगाया जाने वाला टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर किस नाम से जाना जाता है? वीवीपी, सॉरी वीवीएम, वीएपी, वीएमवी या वीटीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी भी वैक्सीन वाइल के ऊपर वो उपयोग योग्य है या नहीं, इस चीज का पता करने के लिए एक हीट सेंसिटिव मटेरियल लगाया जाता है। इसे हम वीवीएम या वैक्सीन वाइल मॉनिटर के नाम से जानते हैं। अगर ये वैक्सीन सही तरीके से स्टोर किया गया है, इसे टेम्परेचर एक्सपोजर नहीं मिला है, ये उपयोग करने योग्य है, तब तो इसका कलर नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से इसकी हैंडलिंग में कोई मिस्टेक की गई, टेम्परेचर एक्सपोजर में इसे रख दिया गया, तो इस वैक्सीन के खराब होने को, उपयोग योग्य ना रह जाने को बताने हेतु ये इंडिकेटर लगाया जाता है, जिसका टेम्परेचर एक्सपोजर के बाद कलर चेंज हो जाता है। इसे हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी के अंदर वीएपी टर्म दी गई है। वीएपी का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जिन लोगों को वेंटिलेटर लगा होता है और वेंटिलेटर केयर के दौरान उन्हें अगर निमोनिया डिजीज हो जाए तो इसे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is known as। अगर किसी फीमेल में यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर के टिश्यूज यूट्रस के बाहर भी ग्रो कर जाएं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? मेनोरेजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस या फिर मेट्रोरेजिया?
The right answer is option C. एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में एंडोमेट्रियल टिश्यूज का यूट्रस से बाहर प्रोलिफरेशन हो जाता है यानी ग्रो हो जाते हैं। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बॉडी सिक्रेशंस बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी के अलग-अलग वाइटल ऑर्गन्स में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है और इससे क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient says to nurse that he is having difficulty getting to sleep at night. Which suggestion could the nurse make to help the patient? एक पेशेंट नर्स को ये बताता है कि उसे रात को नींद नहीं आती। इस सिचुएशन में नर्स इस पेशेंट को क्या सजेशन दे सकती है? ऑप्शन ए, एक्सरसाइज शॉर्टली बिफोर गोइंग टू बेड। रात को सोने जाने से जस्ट पहले आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऑप्शन बी, ड्रिंक अ कोला बेवरेज ड्यूरिंग द इवनिंग। आपको शाम के समय कोला पीना चाहिए। ऑप्शन सी, वॉच टेलीविजन आफ्टर गोइंग टू बेड। सोने जाते समय आपको टीवी देखना चाहिए। ऑप्शन डी, ड्रिंक वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। जब आप बेड पर सोने जाएं तो उससे पहले आपको हल्का गर्म दूध पीना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर रात को सोने जाने से जस्ट पहले आपको हल्का गर्म दूध पीना चाहिए। इससे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, जिसके कारण आपको नींद आ जाती है। सबसे पहला, मिल्क के अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड होता है, जो कि नींद लाने में मददगार है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड आपको नींद लाने में हेल्प करता है। दूसरी बात, मिल्क के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक मिलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है, मिलेटोनिन हार्मोन, जो कि आपकी बॉडी में स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करवाता है? स्लीप वेक साइकिल। तो इन दोनों चीज़ों के मेंटेनेंस के कारण आपको नींद आ जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। कम्युनिकेशन में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है? मैसेज, मीडिया, चैनल, फीडबैक। मैसेज, रिसीवर, मीडिया, चैनल। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज एंड चैनल। कम्युनिकेशन टॉपिक से अक्सर इसके एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा ये काफ़ी ज़्यादा आगे। सबसे पहले तो मैसेज जिसके द्वारा तैयार किया जाता है उसे और सेंड किया जाता है, उसे हम सेंडर के नाम से जानते हैं। सेंडर द्वारा क्या किया गया? मैसेज तैयार किया गया और उसे सेंड किया गया। अब सेंडर द्वारा ये जो मैसेज है, इसे जिस माध्यम से भेजा जा रहा है उसे हम चैनल कहेंगे। चैनल इज द मीडियम। अब यहाँ पर सेंडर के द्वारा मैसेज को तैयार किया गया था और सेंड किया गया। अब इसे जिस पर्सन ने रिसीव किया उसे हम रिसीवर का नाम देंगे। रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करने के बाद डिकोड करेगा। डिकोड करेगा
और डिकोड करने के बाद जो सवाल पूछा गया होगा उसके बारे में जवाब देगा, यानी अपना फीडबैक देगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। यहाँ पर एक स्टेप आप चाहें तो और नोट कर लीजिएगा, एन्कोडिंग का। एन्कोडिंग का मतलब होता है मैसेज को तैयार करना। सेंडर ने अपने मैसेज को तैयार किया यानी एन्कोड किया। अब ये मैसेज किसी चैनल द्वारा रिसीवर तक भेजा गया। रिसीवर ने इस मैसेज को रिसीव करके डिकोड किया यानी समझा और फिर अपना फीडबैक दिया यानी पूछे गए सवाल का आंसर दिया। तो ये पूरी चेन जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के रूप में जानी जाती है और इसके अंदर टोटल ये सभी 7 एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मदर कंप्लेन्स टू अ डॉक्टर that her daughter is 17 years old but there is no menstruation daughter is suffering from। एक मदर अपने डॉटर के साथ क्लिनिक पर आती है और आपको बताती है कि उसकी डॉटर 17 इयर्स ओल्ड हो चुकी है लेकिन अभी उसमें मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुआ है। इसे आप किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, डिस्यूरिया या फिर मेनोरेजिया? मेनोरेजिया शब्द का मतलब होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। डिस्पैरेन्यूरिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ब्लीडिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना एमेनोरिया कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्राइमरी एमेनोरिया है या सेकेंडरी एमेनोरिया है, ये आप बताएं। किसी भी फीमेल में अगर 16 इयर्स के होने तक या इसके बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होता है, तो हम इसे प्राइमरी एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी फीमेल में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, लेकिन बाद में बंद हो जाए, तो ये कंडीशन सेकेंडरी एमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी इज। इनमें से किस टेस्ट की मदद से हम हिप इंस्टेबिलिटी कंडीशन को पता कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बार्लोस टेस्ट, वेबर टेस्ट, फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट। Important question for upcoming NORCET exam, and the right answer is option A, Barlow's test। किसी भी क्लाइंट में हिप जॉइंट की इनस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, पता करने के लिए बार्लोस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेबर टेस्ट की बात की जाए तो ये हियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस के असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइंट के सुनने की क्षमता को असेस करने के लिए वेबर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फैलन टेस्ट का इस्तेमाल हम कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी कंडीशन के पता करने हेतु करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम वह कंडीशन है जिसमें हमारे रिस्ट के अंदर मौजूद मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिससे क्लाइंट के हाथों में सूनापन, झंझनाहट आदि सेंसेशन होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम और इसके लिए हम करते हैं फैलन टेस्ट। ऑप्शन डी के अंदर बताए गए एलन टेस्ट को हम एट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग से पहले परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम कोलेटरल सर्कुलेशन का पता करते हैं। हमारी जो रिस्ट एरिया में पाए जाने वाली रेडियल और अल्नर आर्टरी है, इनके सर्कुलेशन को चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if patient's blood pressure is 83/50, calculate mean arterial blood pressure। इस क्वेश्चन में आपको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना है
उस पेशेंट के अंदर जिसका बीपी 83/50 है? Calculate fast and comment down into the comment section below. Mean arterial blood pressure. The right answer is option 3. मीन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आप दिए गए ब्लड प्रेशर में मौजूद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डबल कर देंगे और इसके बाद इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऐड करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 3 का भाग देंगे, यानी 2 टाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस systolic blood pressure upon 3 is the formula to calculate mean arterial pressure. यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है 50, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है 83, ये इसमें ऐड कर दिया। अब इसे 3 से डिवाइड करने पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको 61 mm ऑफ Hg आंसर मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। Next question is the standard regimen of the DMPA given as intramuscular injection is DMPA ड्रग का डोज और शेड्यूल आपको बताना है। ऑप्शन ए 150 mg every 3 months, ऑप्शन बी 200 mg every 2 months, ऑप्शन सी 150 mg every 2 months, ऑप्शन डी 200 mg every 3 months. The right answer is option A 150 mg every 3 months. DMPA एक रिवर्सिबल इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है जिसे हम इंट्रामस्कुलर रूट से 150 mg की डोज के साथ हर 3 महीने में इंजेक्ट करते हैं। इस ड्रग का अगर आपसे ब्रांड नेम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं डिपो प्रोवेना, और इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं डिपेट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, या इसे हम अंतरा के नाम से भी जानते हैं। ये सभी नाम नोट करिएगा, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। इसे आप अंतरा कह सकते हैं, इसे आप डिपो प्रोविना कह सकते हैं, ये इसका ब्रांड नेम है। और डीएमपीए की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप लिख सकते हैं डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। Depot medroxyprogesterone acetate is the full form of DAMPA. It is also known as Antra and Depot-Provena. Next question is, edema is an important clinical manifestation in a child suffering from kwashiorkor. What is the cause of edema? kwashiorkor डिजीज से सफरिंग बच्चे में एडिमा एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा जाता है। क्वाशियोर्कर से सफरिंग बच्चे में एडिमा डेवलप होने का क्या कारण है? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ एनर्जी,
या फिर हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी कि शरीर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होना, और शरीर में प्रोटीन की कमी का होना क्वाशियोर्कर डिजीज के रूप में जाना जाता है। अब प्रोटीन की कमी से, एल्ब्यूमिन की कमी से बॉडी में एडिमा कैसे डेवलप होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। ये मान लीजिए किसी पेशेंट की ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के चारों तरफ जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अब किसी वजह से इस पर्सन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होने लगी, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी के कारण जो एल्ब्यूमिन के द्वारा ब्लड को इस ब्लड वेसल्स में बांध कर रखा जा रहा था, वो ब्लड अब यहाँ ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू स्पेसेस में जाकर इकट्ठा होने लगता है, और इसके कारण एडिमा डेवलप हो जाती है। होपफुली अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन, माल शब्द का मतलब होता है कमी, यानी कि अगर किसी बच्चे को प्रोटीन एनर्जी की कमी है तो उसे कौन से डिजीजेज हो सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंडीशन दो प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है। एक होता है क्वाशियोर्कर और एक होता है मेरास्मस डिजीज। क्वाशियोर्कर डिजीज प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला डिजीज है, जबकि एनर्जी या कैलोरी की कमी के कारण मेरास्मस नामक रोग होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही डिजीजेस काफी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में इनके कार्डिनल साइंस से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वाशियोर्कर डिजीज के कार्डिनल साइंस या क्लासिक साइंस कौन कौन से हैं। क्वाशियोर्कर डिजीज होने पर बच्चे के शरीर में एडिमा देखने को मिलती है। बच्चे के हेयर्स का कलर एक स्ट्रिप्स के रूप में कलर्ड, डिस्कलर्ड, कलर्ड, डिस्कलर्ड इस पैटर्न में अरेंज रहता है। बच्चे को डायरिया होती है, बच्चा अंडरवेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरास्मस कंडीशन की। इसमें सबक्यूटेनियस फैट का सीवियर लॉस देखने को मिलता है, यानी बच्चा बिल्कुल पतला दुबला होता है। बच्चे की स्किन ड्राई होती है, बच्चे में बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, बच्चे के ब्रिटल हेयर्स होते हैं, यानी बहुत ही कमज़ोर पतले बाल होते हैं। ये दोनों साइंस जो हैं, आप चाहें तो रिवीजन के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इस बिहाफ पर आप क्वाशियोर्कर और मेरास्मस को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा होता है? मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर रेशियो? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कुल 3 मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हैं मीन, मोड, मीडियन। कौन कौन से? मीन, मोड, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the major complication associated with the incomplete abortion? अगर किसी क्लाइंट में इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है तो इस सिचुएशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, सेप्सिस, कोरियोकार्सिनोमा, ब्लड कोagulation डिसऑर्डर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता क्या है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब है
कंसेप्शन के प्रोडक्ट का पूरी तरह से एक्सपेल आउट नहीं हो पाना। मान लीजिए किसी वुमेन का एबॉर्शन हुआ, लेकिन फीटस का कुछ हिस्सा अंदर ही यूट्रस में रह जाता है, तो ये कंडीशन इनकम्प्लीट एबॉर्शन के नाम से जानी जाती है। प्रेगनेंसी प्रोडक्ट का कंप्लीटली यूट्रस से बाहर नहीं निकल पाना इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, और इनकम्प्लीट एबॉर्शन के होने के बाद वुमेन में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। वुमेन को सेप्सिस हो सकता है, यानी ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर प्लेसेंटल पॉलिप जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। प्लेसेंटल पॉलिप का मतलब होता है कि यूट्रस में रिमेनिंग प्रोडक्ट के मास के रूप में डेवलप हो जाना प्लेसेंटल पॉलिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्रल वाल्व इज आल्सो नोन एज। इनमें से किस वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है? बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, टेट्राकस्पेड, मोनोकस्पेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, बाइकस्पेड। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर मान लीजिए, और ये इसके 4 चैम्बर्स हैं, दोनों अपर एट्रियास, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं, उसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर देखने में इस प्रकार की होती है। यहाँ पर 2 कस्प निकले होते हैं। इसके साथ में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इसमें 3 कस्प निकले होते हैं, इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व्स का सिंपल सा काम है कि ये ब्लड की बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं, यानी ब्लड जब तक एट्रियम से वेंट्रिकल में मूव कर रहा है तब तक तो ये ओपन रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड आपका वेंट्रिकल से किसी वजह से वापस एट्रियम में जाने की कोशिश करे तो ये तुरंत बंद हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर भी ब्लड वाल्व पाए जाते हैं, जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाने हेतु हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोगैमी इज डिफाइंड एज। एक्सोगैमी शब्द को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? कंपैशनेट मैरिजेस, मैरिजेस आउटसाइड अ ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल मैरिजेस, मैरिजेस विद इन द ग्रुप। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कोई जोड़ा अपने ग्रुप से बाहर शादी करता है, तो इसे हम एक्सोगेमी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा ग्रुप से बाहर किसी के साथ शादी की जाती है, तो इसे हम एक्सोगेमी का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज confirmatory test for Down syndrome of 16-week fetus। 16 सप्ताह के गैस्टेशनल एज पर डाउन सिंड्रोम डिजीज बच्चे को है या नहीं, इस चीज के कंफर्मेशन हेतु इन चारों में से कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? कॉरियोनिक विलाई सैंपल, एमनियोसेंटेसिस, यूएसजी, या फिर ब्लड कल्चर। Yes, the right answer is option B, amniocentesis. Amniocentesis is the confirmatory test to find out Down syndrome condition at the gestational age of 16 weeks. Let's see what is the
amniocentesis and chorionic villi sample test. chorionic villi सैंपल को 10 से 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पीरियड पर परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट के द्वारा हम बच्चे में जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं, इस चीज का पता लगाते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए कोरियोनिक विलस का सैंपल लिया जाता है। कोरियोनिक विलस क्या है? कोरियोनिक विलस, जिसे आप कोरियोनिक विलाई के नाम से भी जानते हैं, ये प्लेसेंटा के टिश्यूज पर पाई जाने वाली छोटी-छोटी ग्रोथ होती हैं, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इनके अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल बच्चे के जेनेटिक मटेरियल के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो हम इसे कलेक्ट करने के बाद बच्चे में क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिजीजेस तो नहीं, इस चीज का इजीली पता कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर को 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट के द्वारा हम यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों तरफ मौजूद लिक्विड, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसका सैंपल निडल इंसर्ट करके कलेक्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मौजूद जेनेटिक कंटेंट को एनालाइज करके ये निश्चित किया जाता है कि बच्चे में किसी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं। यहाँ पर आप चाहें तो साथ ही साथ इसे नोट कर सकते हैं। हमने बताया था क्रॉनिक वीनस सैंपलिंग जो की जाती है वो 10 से 12 सप्ताह पर की जाती है और एमनियोसेंटेसिस जो है वो 12 वीक पर किया जाने वाला टेस्ट है। इसके अलावा एक एंटी स्कैन होता है, जिसके एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट होते हैं, जिनके द्वारा भी हम बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम आदि तो नहीं, इस चीज का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म QS इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में किसी ड्रग के आगे या किसी जगह पर QS यदि लिखा जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? एवरी आवर्स, sufficient quantity, every time, every day. The right answer is option B, sufficient quantity. यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर में QS वर्ड लिखा जाएगा, डॉक्टर द्वारा पर्ची पर किसी मेडिसिन के आगे जो QS लिखा जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम सफिशिएंट। क्वांटम सफिशिएंट, जिसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। Next question is ICDS gives immunization services to। ICDS प्रोग्राम के तहत किसे इम्यूनाइजेशन सर्विसेज दी जाती हैं? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से छोटे उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और इस स्कीम का जो स्टार्ट है वो 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को ICDS स्कीम लॉन्च हुई थी और इस स्कीम के तहत जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं
या लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं। लैक्टेटिंग वुमेन का मतलब है ऐसी कोई भी मदर जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, या फिर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से कम है। इन तीनों को ही इस स्कीम के तहत फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज आदि प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, आईसीडीएस स्कीम के द्वारा ही आंगनवाड़ी सेंटर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्ड्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, इनमें से किस पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होने पर आप इसे कॉन्ड्राइटिस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं? बोन्स, वेसल्स, कार्टिलेज या फिर टीथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कार्टिलेजेस के अंदर यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन कॉन्ड्राइटिस के नाम से जानी जाती है। कॉन्ड्राइटिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोन के अंदर यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना क्या कहलाता है? यस, एक्सीलेंट, इट इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियो मीन्स हो गया बोन, और लाइटिस का मीन्स हो गया इन्फ्लेमेशन। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन यदि हो जाए तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना वैस्क्यूलाइटिस कहलाता है। वैस्क्यूलाइटिस। वैस्क्यूलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। आइटिस शब्द जहां भी लगेगा वो इन्फ्लेमेशन के होने को बताएगा। लास्ट वर्ड रहा है टीथ। टीथ के अंदर कभी इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इससे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि गम्स एरिया के अंदर यदि इन्फ्लेमेशन होती है तो आप इसे क्या कहते हैं? मसूड़ों में सूजन का आना क्या कहलाता है? यस, इट इज कॉल्ड जिंजीवाइटिस। मसूड़ों में स्वेलिंग का होना जिंजीवाइटिस टर्म द्वारा बताया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिंजीवाइटिस कंडीशन होने पर टूथ डिके का यानी दांतों के गिरने का एक बड़ा कारण है। अगर मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो इससे जो दांतों की जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं और दांत का गिरने की संभावना दांतों की बढ़ जाती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया। होपफुली आपको ये सभी एमसीक्यूज़ अच्छे लगे होंगे, इनसे नॉलेज मिली होगी। होपफुली आपके एग्ज़ाम में भी ये आपको हेल्प करेंगे। अगर क्लास आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।